हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। तो इसके पहले हमने इस सीरीज का एक सेशन कर रखा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का। उसको आप जाके एंजॉय कीजिएगा। और ये है इस सीरीज का सेकेंड सेशन। तो दोस्तों, आज भी हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी स्तर के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। विशेषकर यह यूपी पुलिस के लिए बनाया गया, लेकिन इसके जो क्वेश्चन के स्तर हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, चाहे वो आपका आरओ, एआरओ, आईबी या फिर यहाँ तक कि पीसीएस, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट के पीसीएस में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो इसमें हम भूगोल, पॉलिटी, इतिहास, अर्थशास्त्र और कुछ क्वेश्चन 10 से 12 लगभग करंट अफेयर्स से लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी का निषेध से संबंधित है? तो बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी का निषेध से संबंधित है, ठीक है। तो ए है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 23, डी है अनुच्छेद 24, ठीक है। तो इसमें देखिए राइट आंसर, देखिए सबसे पहले तो आप एक सीट लेके बैठिए और उस पर नंबरिंग करके चेक करते जाइए कि आपसे कितने करेक्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, और कहाँ पे आपको डाउट बन रहा है, तो उसे आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जहाँ पे भी आप पूरा जब अटेंड कर लेते हैं तो वो पूरा रिकॉर्ड आप यहाँ पे एक बारी कमेंट में ज़रूर डालिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 23, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने 21, 22, 24, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात करें तो दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है, और गरिमा में जीवन से संबंधित प्रावधान वो अनुच्छेद 21 में आते हैं। और देखिए राइट टू प्राइवेसी भी 21 में आता है, तो आप 21 के बारे में भी जानिए। 24 में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कोई 14 साल से छोटा बच्चा है तो उसको किसी ऐसे बड़े फैक्ट्री में जहाँ पे मतलब जान की, विकलांगता की खतरे हों, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे उनको काम करने से रोक लगाया जाता है, ठीक है। तो 23 में है मानव तस्करी से संबंधित, और जिसको हम बालाश्रम भी बोलते हैं और बंधुआ मजदूरी भी बोलते हैं, उसको प्रोहिबिट करता है 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न बने बच्चों से संबंधित, ठीक है, कि उनको किसी ऐसे रिस्की काम में नहीं डालना है, तो वो होगा आपका 24, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और इस क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क है आर्टिकल नंबर 22, आप जाके हमें बताएंगे, ठीक है, कि आर्टिकल नंबर 22 में क्या है। वैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, उसमें निषेध शब्द आपको मिलेगा, और वो निषेध क्या परिभाषित करता है आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका पॉलिटी से ही है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दी, ठीक है। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है 59वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी है 60वां संविधान संशोधन, सी है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी है 62वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो है करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1988 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो राजीव गांधी, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन तो हुआ, लेकिन किसी अनुच्छेद में भी परिवर्तन करना होगा। तो अगर अनुच्छेद के बारे में पूछे तो अनुच्छेद नंबर 326, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 326 में संशोधन हुआ, और पहले वोट डालने की उम्र 21 ईयर थी, उसे घटाकर 18 ईयर कर दी गई। चलिए इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी। देखिए आप वीडियो देखते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है और इसका जो समझाने का तरीका समझ में आता है, तो आप फीडबैक में ज़रूर कुछ लिखिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आएँ, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत का अपना संविधान अंतिम अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो भारत को अपना अंतिम संवैधानिक अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है आपके सामने, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ से,
ऑप्शन बी है भारत की संसद से, ऑप्शन सी है भारत के लोगों से, ऑप्शन डी है भारत की संविधान से। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के लोगों से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि भारत का जो अपना संविधान है वो अंतिम अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, भारत के लोगों से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए मेरे साथ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी प्रतियोगी निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। ऑप्शन ए है एन दास, ऑप्शन बी है के.टी. शाह, ऑप्शन सी है C.H. राम, ऑप्शन डी है एस राधा कृष्णन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है, यानी कि के.टी. शाह। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये 2 बार क्या हुए, हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, तो 2 बारी, एक बारी इनकी प्रतिद्वंदी कौन थे, के.टी. शाह। ठीक है, तो जब ये 1952 में, ठीक है, ये बात है 1952 की, तो 1952 में जब ये खड़े हुए थे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए, तो कौन खड़े थे इनके प्रतिद्वंदी के रूप में, के.टी. शाह। अगर दूसरी बार बात करें 1957 में पुनः ये बने। ठीक है, तो उस समय इनका जो प्रतिद्वंदी था वो थे चौधरी हरिराम। कौन थे, चौधरी हरिराम। ठीक है, तो हमें दोनों याद रखना है, क्या पता कि दूसरा पूछ ले। ठीक है, तो 1952 में के.टी. शाह, 1957 में चौधरी हरिराम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपकी पॉलिटी से है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के तहत किस अनुच्छेद के तहत निजता के मूल अधिकार की घोषणा की है। ठीक है, तो अगर आपने पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना हो तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान 18, बी है विवरण 19, सी है विवरण 20, डी है विवरण 21। ठीक है, तो निजता को मूल अधिकार की घोषणा के रूप में किस आर्टिकल में ऐड किया गया, तो यहाँ विवरण का मतलब है आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल 21, किसमें, आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में या मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति के सिद्धांतों का पालन न करने पर दंड या सजा की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए किस समिति के सिद्धांतों को, तो आप बताइए। ए है वर्मा समिति, बी है सरकारियाँ आयोग, सी है स्वर्ण सिंह समिति, डी है राजमन्नार समिति। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। किस मामले में प्रथम संशोधन अधिनियम के संवैधानिक सलाहकार पर सवाल उठाया गया था, तो बताइए क्या बात हो रही है, प्रथम संशोधन अधिनियम के संवैधानिक सलाहकार पर, ठीक है, प्रश्न उठाया गया था। तो ए है शंकरी प्रसाद मामला, बी है केशवानंद भारती मामला, सी है इंदिरा नेहरू गांधी मामला, डी है उफान से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शंकरी प्रसाद मामले पे क्या हुआ था, जो संवैधानिक सलाहकार थे, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत तो क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद मामले पर सवाल उठाया गया था। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, ध्यान से देखिए, मंत्री परिषद जो गठित होता है उसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, बी है 10%, सी है 15%, डी है 20%। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है, मंत्रिपरिषद का मान लीजिए गठन हो रहा है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी, उनको भी लेके, पीएम को भी लेके, ठीक है, और मंत्रियों की जो कुल संख्या है तो वो कितने से अधिक नहीं हो सकती, 15%। ये 15% कहाँ से निकालेंगे, जो टोटल सदस्य संख्या है
उसमें से केवल 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम देखेंगे भूगोल के प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बताइए। ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी है मध्य प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो कर्नाटक में, ठीक है। तो शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी पे बना है शरावती जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब आप हमें बताइएगा जो जोग जलप्रपात है, कौन सा जोग जलप्रपात, सॉरी जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात कहाँ पे किस प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है, उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए दोस्तों। भारत का सबसे लंबा हाईवे है, बताइए। NH44, ऑप्शन बी NH1, ऑप्शन सी NH2, ऑप्शन डी NH10। तो इसमें अगर आपको पता हो तो NH44 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। कितना है, ठीक है। चलिए आपके एक होमवर्क, आपको बताना है NH44 का जो लेंथ है वो कितना किलोमीटर है, वो हमें जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बताइएगा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो आप हमें इसका लेंथ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। आपको इन क्षेत्रों पे ध्यान देना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो वन है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए, ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, और दूसरा है वन है उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिम घाट और तीसरा है पूर्वी घाट, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से बताना है कौन है जो उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय वन के क्षेत्र में कौन सा स्थान पाया जाता है। तो इसमें देखिए, ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 2 और 3, डी है 1 2 3 और 4। देखिए इसमें चौथा तो नहीं है, तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो उत्तर पूर्वी हिमालय का वन है और पश्चिमी घाट का जो वन है वो उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना टाइम हुआ, 12 मिनट, ओके। 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था, बताइए। कब की बात हो रही है, 2011 से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है। तो ए है जनगणना 1941, बी है जनगणना 1951, सी है जनगणना 1961, डी है जनगणना 1971। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 में, ठीक है। 1961 में 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात इसी जनगणना में रिकॉर्ड किया गया था। कब, 1961 में, ठीक है। जनगणना 1961, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको इन कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। क्या, मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। दूसरा है दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसमें आत्मनिर्भर नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। अब जब दूसरा इनकरेक्ट है और पहला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। मोनाजाइट और थोरियम जो है ये दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि केवल एक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए और उम्मीद है कि आप जरूर इसे कर पाएंगे। एक बार ध्यान से पढ़िए। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ठीक है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है। ऑप्शन ए है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी है सर क्रीक, ऑप्शन सी है सक्सगम, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब हम जान लेते हैं ये क्या है, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड
कश्मीर है और जो इंडिया है, वहाँ पे एक 110 किलोमीटर लंबी क्या है, एक पोजिशनिंग लाइन है जो पाकिस्तान को और इंडिया को अलग करता है, ठीक है। और ये किसके करीब है, सियाचिन ग्लेशियर के। तो हमें ये क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए था। चलिए अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बताइए। ये कई एग्जामों में पूछ चुका है, जादूगोड़ा की खदानें किस लिए प्रसिद्ध है। ए है लौह अयस्क के लिए, बी है माइका भंडार के लिए, सी है सोने के भंडार के लिए, डी है यूरेनियम भंडार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि यूरेनियम भंडार के लिए, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आगे बने कि इसका जो माइनिंग है, जादूगोड़ा खदान जो है, इसमें यूरेनियम की माइनिंग कब से स्टार्ट हुई है, तो 1967 से, ठीक है, कब से, 1967 से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नदियों से संबंधित, साबरमती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है सतपुड़ा से, बी है विंध्य से, सी है अरावली से, डी है पश्चिमी घाट से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली से, ठीक है। तो अरावली से निकलती है साबरमती नदी और आके देखिए, जैसे ये है हमारा रफली एक इंडिया का मैप बना के देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अरावली सीरीज से निकलती है साबरमती और यहाँ खंबात की खाड़ी के आसपास आके गिरती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा है जो पिडमांट पठार का एक उदाहरण है, ठीक है। तो अगर जिसे पता होगा पिडमांट पठार क्या होता है, वही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। तो ए है तिब्बत का पठार, बी है बोलीविया का पठार, सी है मालवा पठार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालवा का पठार। तो ये पिडमंट पठार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पठार है, ठीक है, तो जिसमें माउंटेन भी हो, जिस पठार में माउंटेन भी हो, इस नेचर के पठार को क्या कहते हैं, बताइए, पिडमंट पठार, ठीक है। तो मालवा पठार का नेचर ऐसा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है, भारतीय खगोलीय वेधशाला, ठीक है। ए है कर्नाटक, बी है उत्तर प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर, डी है बिहार। तो देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ना लेह लद्दाख भी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, लेह लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लद्दाख सेपरेट हो चुका है और जो भारतीय खगोलीय वेधशाला है वो लेह लद्दाख में है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेह लद्दाख में, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारतीय खगोल वेधशाला स्थित है कहाँ पे, लेह में, ठीक है, लेह लद्दाख में, वो किसके अधीन है, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए वो किसके अधीन है, जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है, क्या है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है, कहाँ पे है, बेंगलुरु में, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक है। कौन, भारतीय खगोल वेधशाला कहाँ पे, लेह में, ठीक है, लेह कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये बड़ा ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ऐड किया है। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए ए है ऑप्शन में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, बी है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, डी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाए उसे क्रॉस कर देना है, जहाँ महाराष्ट्र आ जाए उसे क्रॉस कर देना है, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे मणिपुर आ गया, ठीक है। तो इसमें सेफ बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब है। अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बारी, यहाँ पे हो गया गुजरात से, यहाँ से एंट्री लेती है और ऐसे होके जाती है कर्क रेखा, ठीक है। तो गुजरात, फिर बीच में राजस्थान, फिर बीच में मध्य प्रदेश, यहाँ पे फिर से बीच में आपका आ जाता है क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है।
उसके बाद यहीं पे जस्ट आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका झारखंड, फिर यहाँ लास्ट में आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे जो दो स्टेट हैं, एक है आपका त्रिपुरा और दूसरा है आपका मिजोरम, ठीक है। मणिपुर नहीं है, क्या क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और क्या है आपका लास्ट में मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह से आपके 8 राज्य भारत के कर्क रेखा पर स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जारवा और सेंटलीज जो जनजातियां हैं भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटलीज हमेशा न्यूज़ में बने रहती हैं, एक जनजाति है, तो आपको उसी से पता करना है। तो ऑप्शन ए है अंडमान व निकोबार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जिसका नाम है सेंटलीज, और उसी के नाम पे वहाँ पे रहती है एक जनजाति, ठीक है। और इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तुतीकोरिन बंदरगाह के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है तुतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। जिसको पता होगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं पहले ही बता देता हूँ। दूसरा है तुतीकोरिन दक्षिण भारत में एकमात्र, यहाँ पे एकमात्र जहाँ पे ओनली शब्द आया ना उससे बचना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है तुतीकोरिन दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तुतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बारे में थोड़ा सा और जाने क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो देखिए इस बंदरगाह का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था, 11 जुलाई 1974, ठीक है। कब हुआ था, 11 जुलाई 1974। कृत्रिम का मतलब क्या है, इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे है, अगर मन्नार की खाड़ी दे दे तो ये तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए वैसे ये बे ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें, कंदलेरू बांध देश के किस राज्य में स्थित है, बताइए। भारत में कंदलेरू बांध किस राज्य में स्थित है। ए है केरल में, बी है महाराष्ट्र में, सी है आंध्र प्रदेश में, डी है गोवा में। तो जिसको पता होगा वो इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल बता पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कंदलेरू बांध कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू डिस्ट्रिक्ट में है, किसमें, नेल्लूरू, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नेल्लूरू, ठीक है। तो ये यहाँ पे है आपका कंदलेरू बांध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 1970 में कोफेस्पा की स्थापना किस तरह के अपराधों को रोकने के लिए हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोफेस्पा की स्थापना, तो बताइए ए है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी है धार्मिक अपराध, सी है सामाजिक अपराध, डी है आर्थिक अपराध। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्थिक अपराध, ठीक है। कोफेस्पा की स्थापना, आपसे कल को चल के अगर कोफेस्पा का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको कोफेस्पा का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें सी का मतलब है कंजर्वेशन, क्या है, कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण या तो संरक्षित करना, क्या है, कंजर्वेशन, सी हो गया। उसके बाद आपका आता है ओ, ओ का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ओ मतलब ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ। एफ का मतलब है फॉरेन, एफ का मतलब क्या है, फॉरेन, ठीक है। अब मेरे साथ ही याद कर लीजिए, अब आता है ई, तो ई का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कौन कौन से लेटर बचे, उसके बाद आता है यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंड प्रिवेंशन ऑफ होगा, ठीक है। तो देखिए पहले यस आया है लेकिन
हम पहले पी का देखेंगे, ठीक है। तो एंड प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है। और यस का मतलब होता है स्मगलिंग। क्या होता है? स्मगलिंग, ठीक है। तो आपने क्या देखा? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। ए मीन्स होता है एक्टिविटीज़, ठीक है। ए मीन्स क्या है? एक्टिविटीज़। तो ये है कोफेस्पा का फुल फॉर्म। हिंदी में इसका मतलब है विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं तस्करी की रोकथाम गतिविधि अधिनियम 1974, ठीक है। तो 1970 में आया था, लेकिन ये अधिनियम कब बना? 1974 में, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, म्यूचुअल फंड्स को भारत में कौन रेगुलेट करता है या विनियमित करता है? तो ए है आरबीआई, बी है एसबीआई, सी है सेबी, डी है आरबीआई एंड एसबीआई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेबी, ठीक है। तो सेबी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो सेबी का फुल फॉर्म सुनेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है क्या? सेबी का फुल फॉर्म। अगर सेबी की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 ईस्वी में, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म हमने क्या देखा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना देखा हमने 1992 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। ए है म्यूचुअल फंड, बी है गोल्ड ईटीएफएस, और सी है स्टॉक्स, और डी है शेयर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बस इतना ही याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए इसके पहले एग्जाम में ना टी बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछ चुका है, ठीक है। तो क्या पता तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर पूछ ले। तो ए है सिकंदराबाद, बी है गुंटूर, सी है हैदराबाद, डी है बेलगाम, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि गुंटूर। कहाँ पे? गुंटूर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 एक बारी पढ़िए ध्यान से। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? ठीक है, तो आपको बताना है दुनिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, या तो इन ऑप्शन में से बताना है। तो ए है चीन, बी है यूएई, सी है सिंगापुर, डी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? चीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा की इकाई है? ठीक है, तो बताइए बीमा की इसमें इकाई कौन सा है? ए है खेती करने वाला घर, बी है ग्राम पंचायत, सी है ग्राम सभा, डी है ब्लॉक, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम पंचायत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये जो आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है ये कब से पारित है? तो ये 1999 से 2000 के बीच में आया था, 1999 से 2000 के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पहले 30 पहले आ गया था। अभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29। सेबी के बारे में आपको बताना है। अभी जो हमने देखा था जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए दोस्तों। ए है यह बाजार नियामक है, बी है यह वैधानिक निकाय है, सी है इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, डी है इसके निर्णयों को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता है, वो कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो एक बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना होती है, वो डिसाइड करते हैं विल बी द अध्यक्ष ऑफ सेबी, ठीक है, विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द सेबी, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या हैं? तो ए है कृषि और उद्योग का अस्तित्व, बी है निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व, सी है निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, डी है ये सभी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 31 में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि दोहरी अर्थव्यवस्था के ये सभी के सभी लक्षण ठीक हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? दोहरी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 इकोनॉमिक्स आ गया है आपका। तो रुपया का परिवर्तनीयता का क्या मतलब है? ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आपको बताना है रुपये के प्रति परिवर्तनीयता का क्या मतलब है। ठीक है, तो ए है रुपये के नोट के बदले सोना प्राप्त कर सकना, बी है रुपये के मूल्य में परिवर्तन, सी है रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में बदलने की अनुमति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में बदलने की अनुमति। ठीक है, यानी कि हमारा रुपया जो है ये किसी अन्य रुपये यानी कि डॉलर में बदल सकता है और डॉलर जो है वो रुपये में बदल सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रुपये की परिवर्तनीयता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित हुई? ठीक है, ए है इंडिया हाउस, बी है गदर पार्टी, सी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, डी है बर्लिन कमेटी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडिया हाउस। तो 33 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? बताइए। ए है 1910 में, बी है 1911 में, सी है 1912 में, डी है 1913। तो हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर ब्रिटिश सरकार ने कब किए? बताइए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1912 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 23 जनवरी 1912, राइट। 23 जनवरी 1912 को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे और इस कन्वेंशन का क्या उद्देश्य है? मादक पदार्थों पर नियंत्रण। ठीक है, क्या है? मादक पदार्थों पर नियंत्रण। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? अब देखिए आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, तो बताइए। ए है 1870, बी है 1875, सी है 1876, डी है 1878। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो देसी भाषा में, वर्नाकुलर मतलब होता है देसी, देसी भाषा में जो अखबार छपते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो उसने प्रतिबंध लगाए, तो इसमें ना एक पत्रिका निकल के आती है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका की खासियत क्या है? ये पहले हिंदी में प्रकाशित होती थी, लोकल लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी, रातों रात ये किस में कन्वर्ट हो गई? इंग्लिश। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया ही था किसके लिए? जो देसी भाषा के न्यूज़पेपर हैं, प्रेस हैं, उनको सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना ट्रांसलेशन करवा लिया इंग्लिश में। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका कौन प्रकाशित करता था? तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे प्रश्न इसमें आगे बढ़ के पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था? तो लिट्टन। कौन लेके आया था? लिट्टन। और किसने हटाया? तो रिपन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया लिट्टन ने और रिमूव किया यानी कि हटाया रिपन ने। ठीक है, लगाया लिट्टन, हटाया रिपन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई? ठीक है, तो ए है 1900, बी है 1901, सी है 1903, डी है 1905।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1901 में। ठीक है, तो कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें एक बड़ा ही अच्छा कोट लिखा हुआ था, और उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेन। ठीक है, ड्रेन। ठीक है, क्या था? एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था उसमें, ड्रेन वेल्थ थियरी। ठीक है, ड्रेन वेल्थ थियरी मतलब वो बता रहे थे कि जो भारत का पैसा है वो नालियों के माध्यम से, एक उनका स्टेटमेंट था, वो कहाँ पे जा रहा है? ब्रिटिश। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछे कि ड्रेन वेल्थ थियरी किस बुक में है? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और वो ड्रेन वेल्थ थियरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी जी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धन निकासी का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रहना चाहिए। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस पुस्तक में दिया था? ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आयु की सहमति से संबंधित बिल का विरोध इनमें से किसने किया था? बताइए। तो ए है बेहराम जी मलाबारी ने, बी है बाल गंगाधर तिलक ने, सी है महात्मा गांधी ने, और डी है बिपिन चंद्र पाल ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। आयु की सहमति से संबंधित जो बिल आया था, ठीक है, तो उसमें ये था कि लड़कियों के लिए जो एज था वो 10 से 12 किया गया था शादी के लिए। ठीक है, इस बात के विरोध में आए थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा लड़कियों का कम से कम उम्र 16 वर्ष होना चाहिए और लड़कों का कम से कम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए शादी के लिए। ठीक है, तो इसका विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। चलिए नामकरण सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है, तो इसका भी जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया? तो ए है रास बिहारी बोस, बी है भाई परमानंद, सी है सचिन नाथ सान्याल, डी है सोहन लाल पाठक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रास बिहारी बोस। चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें था क्या वो थोड़ा सा जान लीजिए। दिल्ली षड्यंत्र किसके लिए था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए एक षड्यंत्र था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग का जो करतूत था उससे दुखी होकर ये प्लान रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया? 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को अटैक किया, लेकिन उनका जो अटैक है वो विफल हो गया। ठीक है, सफल प्रयास नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? बताइए, बात हो रही है बॉम्बे को। ठीक है, तो ए है स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगाली आज़ादी, बी है चार्ल्स द्वितीय को का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से विवाह, सी है 1858 में ब्रिटेन के हाथों से स्पेन की हार, डी है 1630 को मैड्रिड की संधि। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से शादी हो गया और बॉम्बे उनको एज अ डावरी, ठीक है, एज अ डावरी, एज अ दहेज मिल गया। और इन्होंने 10 पाउंड, ठीक है, 10 पाउंड पर क्या किया? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे को लीज पे दे दिए। ठीक है, 10 पाउंड पर एनम, ठीक है, पर वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिए। किसको? बॉम्बे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। शिवाजी का अष्टप्रधान इनमें से कौन शामिल नहीं था अष्टप्रधान में? तो ए है सुमंत, बी है मजुमदार, सी है वकिया नवाबिस, और डी है वकील। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वकील नहीं था। ठीक है, तो अष्टप्रधान में कौन कौन थे वो याद रखिएगा। एक प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री याद रखिएगा। उसके बाद कौन था? सुमंत, ठीक है, कौन था? सुमंत। और उसके बाद कौन था अगर हम बात करें? सचिव, ठीक है, सुमंत, सुमंत और एक है क्या? सचिव, ठीक है, सुमंत सचिव। सुमंत को ही क्या बोलते थे बताइए? अमात्य, अमात्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एक बार फिर से क्लियर करते हैं। देखिए अष्टप्रधान में कौन कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है,
तो पहले तो प्रधानमंत्री, दूसरे अमात्य, ठीक है, अमात्य। फिर तीसरे कौन थे बताइए? तीसरे हमने क्या देखा था? सचिव, ठीक है। चौथे कौन थे? चौथे की बात करें तो सेनापति, सेनापति। पांचवें की बात करें तो, अगर हम पांचवें की बात करें तो सुमंत, ठीक है, हमारा सुमंत। उसके बाद छठे पे बात करें तो कौन आता था? न्यायाधीश, ठीक है, कौन आता था? न्यायाधीश। अब क्या क्या बचा हमारे पास? न्यायाधीश भी देख लिया हमने, अब बचा पंडित राव, ठीक है। तो पंडित राव और मंत्री। सातवां कौन था? पंडित राव, ठीक है। और आठवां कौन था? मंत्री था, ठीक है। इस प्रकार से 8 लोग उनके न्याय प्रणाली या फिर उनके दरबार में बैठते थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ध्यान से। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी की मतलब रचना किसने की थी? ए है भीमराव अम्बेडकर ने, बी है नारायण गुरु ने, सी है ज्योतिबा फुले ने, डी है एम पिल्लई ने। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए ध्यान से। तस्करी ये जवाल एक सैन्य अभ्यास हुआ था, तो ये किस देश के द्वारा हुआ था? तो ए है इजराइल, बी है ईरान, सी है पाकिस्तान, डी है अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है पाकिस्तान ने पियोगाल क्षेत्र में एक एक्सरसाइज किया था, जिसको तस्कीर ए जबल के नाम से इसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए है सफ़ेद सीमेंट, बी है सफ़ेद लेड, जिंक है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बचपन से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते आ रहे हैं, तो अब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। करमन और थांडी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेनिस से, बी है बैडमिंटन से, सी है स्क्वैश से, डी है टेबल टेनिस से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेनिस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF ने चालू वित्त वर्ष, अगर हम 2023 की बात करें, किसकी? 2023 की बात करें, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो GDP वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ा दिया है? तो इसमें बताइए। ऑप्शन ए है 5.5%, ऑप्शन बी है 5.8%, ऑप्शन सी है 6.3% और डी है 6.5%। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.3%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो ए है स्पेसएक्स, बी है वर्जिन गैलेक्टिक और सी है ब्लू ओरिजिन, डी है बोइंग। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेस एक्स, ठीक है। तो उसके मालिक का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ए है 17 दिसंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 20 दिसंबर, डी है 25 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि 22 दिसंबर। किसके नाम पे? तो महा मैथमेटिशियन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस अधिनियम के द्वारा लिंग, नस्ल, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया? तो सिविल राइट्स एक्ट 1871, सिविल राइट्स एक्ट 1960, सिविल राइट्स एक्ट 1964, सिविल राइट्स एक्ट 1968। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर बी। 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसमें सिविल राइट्स एक्ट 1964 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये 60 नहीं है, ये 64 है, ठीक है। तो सिविल राइट्स एक्ट 1964 को एक और नाम से जानते हैं, फेयर हाउसिंग एक्ट। किस नाम से जानते हैं? फेयर हाउसिंग एक्ट के नाम से, ठीक है, फेयर हाउसिंग एक्ट, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा
वित्त पोषक कौन सा देश है, ठीक है, यानी कि WHO को बहुत सारा पैसा कौन देता है। ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो WHO को सबसे बड़ा वित्त पोषक अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, गलत, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमने देख लिया अमेरिका, तो कितने का कंट्रीब्यूशन करती है अमेरिका वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लगभग 200, ठीक है, मिलियन USA डॉलर, ठीक है, इतना पे करती है WHO को, और इसी तरह सबसे बड़ा वित्त पोषक भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इंटरनेशनल कमीशन ऑन डैम्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो न्यूज़ में रहता है और ये न्यूज़ की बातें हो रही हैं तो आपको पता होना चाहिए। ए है जिनेवा, बी है पेरिस, सी है रोम, डी है लॉसेन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरिस में। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कौन सा देश गंभीर सूखे की चपेट में आने के बाद 1 मिलियन घरों के लिए पानी की राशनिंग करेगा, ठीक है। तो ए है चीन, बी है दक्षिण कोरिया, सी है ताइवान, डी है थाईलैंड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताइवान, ठीक है। तो ताइवान क्या कर रहा है, अपने देश के लोगों को गंभीर सूखे की चपेट में आने से रोक रहा है और पानी की राशनिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपका जिम्मेदारी है इन 10 क्वेश्चन का होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितने भी क्वेश्चन का जवाब आता है आप ईमानदारी से ज़रूर लिख के टाइप करें, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। तो आप लोग ख्याल रखिए अपना और खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।